गुड मॉर्निंग। Good morning, Badal. कहाँ कहाँ से भाई है सब? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। जी सर। नीतीश जी मैक म्यूट कीजिए। मैम कितना देर में क्लास स्टार्ट होगी? बस 5 मिनट में मैडम जैसे ही जुड़ जाएंगी। मैडम से बात हो चुकी है मेरी, मैडम ने बोला बस मैं जुड़ रही हूँ, तो थोड़ा धैर्य रखिए। ओके मैम। प्रणाम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, ma'am. Good morning to all of you. Good morning, ma'am. गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। शुरू की। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, ma'am. Good morning, मैम ma'am. शुरू किया जाए। मैम क्या मैं शुरू करूँ? हाँ लक्ष्मी जी शुरू जी कीजिए। जी 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 मैम, थैंक यू मैम। नमस्कार। AECC 1 के सेंट्रलाइज लेक्चर सीरीज के 11वें व्याख्यान में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की हमारे रिसोर्स पर्सन, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की प्रो वाइस चांसलर मैडम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैडम से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं। मैडम की ये तीसरी क्लास है और आप जानते हैं कि एकेडमिक वर्क में मैडम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ कितना ही आगे हैं।
तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं मैडम को उनका व्याख्यान शुरू करने के लिए अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद। जस्ट 2-3 मिनट्स आप लोग बात कीजिए जब तक हम स्लाइड शेयर कर रहे हैं। ओके मैम। ACC आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बार बार बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं क्लास के। कुछ लोग अपना माइक को प्रॉपर आप चेक करते रहें कि वो ऑफ रहे, और बीच में कुछ क्वेश्चन ना पूछें और फालतू के मैसेजेस ना भेजा करें। और जो भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो क्लास के रिगार्डिंग, वो लास्ट में आप क्लास के अंत में आप पूछ सकते हैं, बीच में नहीं। तो जो भी क्वेश्चन हो आप एक जगह नोट डाउन करके रखिए, और क्लास जब खत्म हो तो आप बारी बारी से उसको पूछ लीजिए। लक्ष्मी जी जरा लिंक मेरे में ईमेल आईडी ओके मैम, मैं लिंक आईडी dspbclnmu@gmail.com में भेजिए ना। DSPBC LNMU @gmail.com। ठीक है। लिंक मैम भेज दिया है। जस्ट आ गया। थैंक यू लक्ष्मी। तब तक कुछ आप स्टूडेंट से बात कीजिए, अगर उनकी कोई जिज्ञासा है तो लोग सुन तो रहे हैं। आप सभी को एक सूचना भी देनी थी कि बीच में जीआरपी सिंह सर की एक क्लास थी जो पूरा टॉपिक इसमें कवर नहीं हो पाया है। तो वो सर अपने लास्ट 4 तारीख के क्लास में, उनकी 4 तारीख को भी क्लास है, उसमें सर ने बताया है कि वो कवर कर देंगे। तो आप उसके लिए भी बार बार मैसेज ना करें। और कुछ बच्चे मुझे हर बार ये मैसेज व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम चैनल पे भी करते रहते हैं कि मुझे मैटर प्रोवाइड करा दीजिए। मैं जितने भी मैटर हैं मेरे पास क्लास से रिगार्डिंग, क्लास के से रिलेटेड, वो जैसे ही मुझे रिसोर्स पर्सन भेजते हैं मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो बार बार उसके लिए मुझे मैसेज ना करें। और कोई भी सारे क्लासेस के रिगार्डिंग अगर कुछ हो तो आप क्लास के अंत में जब लेक्चर खत्म हो तब उससे आप पूछ सकते हैं। मैम ये टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है? आपने देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक गई होगी, हर डिपार्टमेंट में भेजी गई है। और अगर नहीं आपको मिल पाया है, आप लोग नहीं अगर आते हैं डिपार्टमेंट, तो किसी भी आपके अपने साथ वाले जो भी हैं जो जा पाते हैं डेली, तो उनसे आप ले लीजिए लिंक। रजिस्ट्रेशन का जब ओपन करेंगे तो उसमें नीचे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप का लिंक है, आप उसको क्लिक करेंगे, आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। इसके लिए कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करना होगा तब जाकर के वो मिलेगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप जब भी खोलेंगे तो
तो आपको फिल भी करना है और लास्ट में उसका लिंक भी दिया हुआ है टेलीग्राम के चैनल का, तो आप अगर उस पे ज्वाइन करेंगे तो ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। Can you hear my voice? यस मैम। ओके, कोई इको नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वॉइस में? नहीं मैम, क्लियर है। No, ma'am. Thank you. And the presentation, can you see it? जी मैम। प्रेजेंटेशन भी मिल रहा है। मैम आपका स्क्रीन दिख रहा है। दिख रहा है ना? जी जी। थोड़ा जूम कीजिए ना इसको। दिख रहा है कि नहीं? चेंज हो रहा है? मैम आपकी वॉइस में थोड़ा सा इको इको है? ओके, देखते हैं। चेंज नहीं हो रहा है ना? चेंज नहीं हो रहा। हाँ गणेश बोलिए। स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है। एंटायर विंडो। फिर से एंटायर विंडो शेयर करें कि एंटायर स्क्रीन? ये कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा। ब्राउजर को मिनिमाइज कर दिए तो स्लाइड दिखना चाहिए ना, स्लाइड नहीं। शेयर ले ही नहीं रहा। नहीं आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है। ये दिख नहीं रहा है।
इतना बड़ा हम कर सकते हैं। जूमिंग भी हो रहा मैम। दिख तो रहा है स्लाइड, यू कैन रीड इट। लेट अस स्टार्ट। स्टार्ट कीजिए मैडम, बहुत लेट हो रहा है। शुरू करते हैं। So good morning to all of you once again, my dear students, and the coordinator of this program, Dr. Lakshmi. So today's topic, as you know, is Mahatma Gandhi's concept or approach towards social and environmental moral values. This is a topic under Unit 4. So गांधी जी का जो अप्रोच या उनकी जो सिद्धांत थी वो सामाजिक और पर्यावरण के विषय में उनका क्या मॉरल वैल्यूज था, नैतिक वैल्यूज जो थे उनके बारे में चर्चाएं होंगी इस क्लास में। तो टू स्टार्ट विथ विल डिस्कस अबाउट ब्रीफ आउटलाइन ऑफ महात्मा गांधी जी। ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ हिम और बहुत कुछ आप सभी जानते हो, फिर भी हम लोग थोड़ा सा रिपीट करेंगे। देन गांधी एज कर्म योगी, गांधी जी's एंड वर्क रिलेटेड टू क्लीनलीनेस, क्योंकि स्वच्छता पर उनका जो है क्या उनके विचार थे, क्या उनका कार्य था, उस पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। देन गांधी's फिलोसॉफी ऑफ क्लीनलीनेस, उनको सफाई के संबंध में उनका क्या दर्शन था। गांधी's फिलोसॉफी ऑफ क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, तो क्लीनलीनेस क्यों आवश्यक है, उसका हाइजीन से और हमारे डिजीज कंट्रोल से, बीमारियों को रोकने में क्लीनलीनेस का क्या काम है, इसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे गांधी जी फिलोसॉफी ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता या स्पर्श के बारे में उनकी क्या विचारधारा थी, क्या धारणाएं थी, उसके पर भी चर्चाएं होंगी। देन गांधी फिलोसॉफी ऑफ मॉरल क्लीनलीनेस, तो नैतिक स्वच्छता पे उनकी क्या विचार थे, उसके पर भी हम लोग बातें करेंगे। एंड गांधी's व्यू ऑफ एनवायरमेंटल मॉरल वैल्यूज, सो एनवायरमेंट और मॉरल वैल्यूज जो है उसके ऊपर भी उनके क्या विचार हैं वो हम लोग देखेंगे। So as all of you know, गांधी जी का जन्म जो है कब हुआ था आप सभी जानते हो। गांधी जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हैं, तो he was born on 2nd of October, तारीख तो सब लोग जानते हो, साल हम याद दिला देते हैं, that is 1869, 1869 का जन्म हुआ था। एंड ही was died, और कैसे उनकी मृत्यु हुई थी, ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट, सो वी नीड नॉट रिपीट दैट। ही डाइड ऑन 30th January 1948। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के 6 महीने बाद ही उनका देहांत हो गया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनके कार्यों से देश को ज्यादा लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि करीब करीब तुरंत ही उनका देहांत हो चुका था। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रॉम 69 to 48 उन्होंने देश की सेवा की, और उनको हम लोग मोस्टली जानते हैं एज ए फ्रीडम फाइटर एंड नेशनलिस्ट लीडर के रूप में हम लोग जानते हैं। लेकिन उनके चाइल्डहुड, उनका एजुकेशन, उनका मैरिज, उनका प्रोफेशनल लाइफ, उनका दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने काम किया, स्वच्छता के लिए जो उन्होंने गांधीवादी आंदोलन किया, और गांधी का सबसे सर्वोपरि जो है गांधी जी का पर्यावरण नैतिकता, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनके व्यूज थे और बहुत आदर्श हम कह सकते हैं आइडियलिस्टिक व्यू थे। तो उनके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे।
तो स्वच्छता के लिए गांधीवादी आंदोलन पे विचार हम लोग कर रहे हैं। तो डिटेल्स ऑल ऑफ यू ने, उनकी माता जी का नाम श्रीमती पुतलीबाई थी और पिताजी करमचंद गांधी जी थे। देन उनका पूरा नाम था मोहनदास गांधी एंड ही वाज मैरिड एट द एज ऑफ 13 एंड विथ श्रीमती कस्तूरबा बाई। उनका चाइल्डहुड स्कूलिंग जो है, स्कूल की पढ़ाई राजकोट में हुई थी एंड ही डिड हिज मैट्रिकुलेशन एट द एज ऑफ 18। 18 साल की आयु में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी और उनका हायर एजुकेशन जो था वो इंग्लैंड में हुआ था। ही स्टडीड लॉ के ऊपर उन्होंने पढ़ाई की थी एंड ही वाज अ बैरिस्टर। एंड उनका प्रोफेशनल लाइफ जो है वो साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ था। ही वाज प्रैक्टिसिंग लॉ एट साउथ अफ्रीका इन द ईयर 1893। तो 1893 में जो है वो 24 साल की आयु में साउथ अफ्रीका जाके अपना कार्य शुरू किए। और जब वो साउथ अफ्रीका गए तो वहीं पे उन्होंने देखा जो व्हाइट पीपल थे, जो ब्रिटिश उस समय साउथ अफ्रीका में राज करते थे, तो जो व्हाइट पीपल थे और जो नॉन व्हाइट पीपल थे, जो साउथ अफ्रीका के लोग काले रंग वाले होते हैं, तो उनके साथ, और जैसे भारतीय कुछ लोग जो वहाँ बसे थे या अन्य देशों के जो ब्राउन या ब्लैक पीपल थे, उनके लिए जो उनकी अवधारणाएं डिफरेंट थी। जो उनका जो सरकार थी साउथ अफ्रीका में, अपने लिए उनके जो स्वच्छता का गाइडलाइन मानक थे वो बिल्कुल अलग थे कंपेयर टू द ब्लैक एंड ब्राउन पीपल। तो इसके लिए उन्होंने विरोध करना शुरू किया और वहीं से उनका जो है धीरे धीरे वो राजनीति में भी आए। लेकिन सबसे पहले वो स्वच्छता का विरोध किया साउथ अफ्रीका में। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दोहरा रीति था उसका उन्होंने विरोध किया। तो वहां से उनका काम शुरू होता है इन द ईयर 1893। गांधी जी के बारे में एक छोटी सी किताब है, अगर गांधी जी के बारे में आप जानना चाहोगे तो बहुरूपी गांधी करके एक किताब है जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में फ्री एक्सेस है इसका, अंडर द हेडिंग हिस्ट्री में आपको मिलेगा, इतिहास के सेक्शन में। ये पूरी किताब जो है इंटरनेट में या वेब में अवेलेबल है और ये किताब में छोटे छोटे चैप्टर है गांधी जी के बारे में। अगर गांधी जी के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हो या कम समय में, तो ये किताब बहुत ही उपयोगी है। और इसकी प्रस्तावना जो है उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी का लिखा हुआ है। 10 मार्च 1964 को यह किताब जो है पब्लिश हुई थी। तो आई विश यू ऑल रीड दिस बुक। इट्स वेरी थिन बुक, बहुत मोटी किताब नहीं है। और गांधी जी जो थे वो एक मल्टीफेसेट पर्सनालिटी थे, उन्होंने कई रूप में, इसीलिए उनका बल्कि बहुरूपिया गांधी इस किताब की नाम ही है। तो उन्होंने हर लेवल पे काम किया, हर तरह के रोल में काम किया। तो इसमें जो चैप्टर्स है, जैसे गांधी जी एज कर्मयोगी हैं, गांधी जी एज बैरिस्टर हैं, गांधी जी दर्जी के रूप में, धोबी, नाई, भंगी, मोची, नौकर, रसोईया, हाकिम, दाई, क्या नहीं है। तो हर तरह से जो गांधी जी का रोल है वो जब जहाँ जाते थे जिनके बीच में, उसी तरह से अपना जो है उनका रहन सहन या बोली उसी तरह का हो जाती थी। और वो कोशिश करते थे कि हर प्रोफेशन के लोगों को जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उसको उनके साथ मिलके वो काम करें। और क्योंकि उनकी जो फिलोसॉफी थी वही थी कि अंदर एक और बाहर एक दूसरा रूप नहीं हो। वो जो जैसा अंदर होते थे वैसा ही उनका बाहर का रूप जो होता था, अंदर का रूप भी वही होता था। लेकिन ये बदलता रहता था, जब जिसके बीच में रहते थे वो अपना रूप परिवर्तन करते थे। कार्य के जो सिस्टम था उसमें भी बदलाव करते थे। तो स्वच्छता के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि गांधी जी के विचार है, खुद में वो बदलाव कीजिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। और हम सभी चाहते हैं कि जैसे हम जब सफर करते हैं, हेलो हेलो, अब बाद में बात करें, अभी मैं क्लास में हूँ। थैंक यू। तो हम सभी जब सफर करते हैं या कहीं जाते हैं घूमने के लिए, तो हम जब
वॉशरूम में, बाथरूम में, टॉयलेट में यूज करते हैं, ट्रेन में, प्लेन में, या कहीं भी घूमने जाते हैं पब्लिक फंक्शन में, तो अगर हमें टॉयलेट गंदा मिलता है तो हम शिकायत करते हैं कि ट्रेन में तो बाथरूम इतना गंदा रहता है, ये जा नहीं सकते हैं, ऐसे वैसे। तो सभी लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन गंदा कौन करता है, ये बात है। तो गांधी जी ये बोलते थे कि खुद में वो बदलाव कीजिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो अगर हम स्वच्छ टॉयलेट या स्वच्छ बाथरूम पाना चाहते हैं तो हमें भी उसे स्वच्छ छोड़ना होगा, हमें भी उसकी सफाई करनी होगी। और यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस फोटो में, कि गांधी जी खुद जो है कुदाली लेके ये टॉयलेट की सफाई कर रहे हैं। वो ऐसे नेता नहीं थे जो बोलते थे कुछ और करते थे कुछ। वो जो कुछ करते थे वही वो बोलते थे। तो ऐसा कोई भी भाषण उन्होंने नहीं दिया कि आप ये करो, आप वो करो, और वो खुद जो है राजा की तरह अलग थलग जिंदगी जिएंगे, ऐसा नहीं था। उस तरह के नेता नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि अगर आप स्वच्छ बाथरूम चाहते हो तो आपको भी सफाई करनी पड़ेगी। तो आगे चल के भी उन्होंने और कई बातें कही स्वच्छता के बारे में। और उनका स्वच्छता का विचार जो था सिर्फ फिजिकल लेवल में या भौतिक स्वच्छता नहीं थी, उनके स्वच्छता के विचार बहुत ब्रॉडर था। और उसमें भौतिक स्वच्छता के साथ साथ मानसिक स्वच्छता, धार्मिक स्वच्छता, सामाजिक स्वच्छता, बुनियादी शिक्षा और स्वच्छता और नैतिकता, सब कुछ आ जाता था। तो यही उनका कॉन्सेप्ट ऑफ सैनिटेशन। तो सैनिटेशन का मतलब सिर्फ बाहरी स्वच्छता नहीं, अल्टीमेट गोल जो है वो स्पिरिचुअल क्लीनिंग या मॉरल क्लीनिंग जो था उनका, जो नैतिक स्वच्छता के बारे में, धार्मिक स्वच्छता, बार बार इसको अगर पढ़े, आई रिपीट इट वंस अगेन, कि भौतिक स्वच्छता के साथ साथ मानसिक स्वच्छता, धार्मिक स्वच्छता, सामाजिक स्वच्छता, शिक्षा और स्वच्छता और नैतिकता, इस पे उन्होंने हमेशा जोर दिया। तो गांधी always valued cleanliness and sanitation, and he had once said is more important than independence. उन्होंने यहाँ तक की कहा कि जो sanitation जो है, somebody is presenting, Sonam, please stop presenting. If both of us will be presenting, then nobody will be able to see anything. So someone, Miss Sonam, please stop presenting. Can you see the slide? No, ma'am. No, ma'am. So somebody has given the नहीं class. दिख रहा है। मैम नहीं दिख रहा है। मैडम स्लाइड का नहीं दिख रहा है मैम। तो आपका कभी कोई कलीग, आपके कोई फ्रेंड है वो क्लास को डिस्टर्ब कर दिए। मैम कुछ दिख क्लियर नहीं है? रहा है मैडम। दिख रहा है? मैम एक बार दोबारा स्लाइड नो शेयर मैम कर नहीं दीजिए। दिख रहा है। ये क्लास डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? पूनम और बाकी लोग सुन ले, अपना स्क्रीन बार बार टच ना करें। आप चुपचाप सुनिए क्लास को ध्यान से। आप लोग इधर उधर ना मैसेज करिए ना स्क्रीन को टच करिए, डिस्टर्ब होता है क्लास बहुत। सब करता और जो तो निकालिए ग्रुप से, रिमूव कर दूंगी तुरंत। कर दीजिए इसे। मैम एक बार दोबारा स्लाइड शेयर करिए, फिर हो जाएगा। हेलो मैडम, कुछ नहीं दिख रहा है। आप लोग को अभी बोला गया है ना कि शांत रहिए। What can I do? आप ही ने डिस्टर्ब कर दिया क्लास को। Can you see it now? जी मैम। यस मैम। यस मैम।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. The class. Let us finish Yes, ma'am. it. Yes, ma'am. So Mahatma Gandhi once said that he valued cleanliness and sanitation very much, and he stated that sanitation is more important than independence. मतलब स्वतंत्रता से भी स्वच्छता जो है वो ज्यादा जरूरी है, ज्यादा आवश्यक है और ज्यादा वैल्यूएबल है, ऐसा उनका विचार था. Cleanliness is most important for physical well-being and a healthy environment. आपके जो है फिजिकल वेलबींग के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और स्वस्थ पर्यावरण के लिए सफाई जो है वो बहुत ही आवश्यक है. फॉर गांधी इट वाज नॉट लिमिटेड टू बॉडी एंड एनवायरनमेंट. सिर्फ भौतिक या अपने शारीरिक और पर्यावरण की स्वच्छता ही नहीं. ही यूज्ड टू बिलीव दैट क्लीनिंग ऑफ द सोल वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग. आपकी जो है आत्मा की स्वच्छता जो है वो अल्टीमेट गोल होना चाहिए. He firmly believed in the proverb, cleanliness is next to godliness. अगर ईश्वर के से जो सबसे इस ईश्वर के पास अगर हम पहुंचना चाहते हैं तो स्वच्छता के मार्ग से ही पहुंच सकते हैं, क्योंकि स्वच्छ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, जो गॉड जो है उसके जो दूसरा पायदान है वो क्लीनलीनेस है. So we can no more seek God's blessings with an unclean body than with an unclean mind. तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हम जब पूजा करते हैं, चाहे जो भी धर्म के अनुयायी हो, आप जब पूजा करते हो तो आप नहाते धोते हो या हाथ पैर धोते हो, सफाई के साथ पूजा में बैठते हैं. लेकिन ये तो भौतिक स्वच्छता हुई, बाहरी स्वच्छता हुई. उनका कहना है कि आपको ईश्वर का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आपका शारीरिक और मानसिक दोनों, आपका माइंड भी जो है वो भी अगर स्वस्थ है, साफ है, तभी आपका ईश्वर का आशीर्वाद मिल सकता है. नो वन कैन सीक गॉड्स ब्लेसिंग्स विथ एन अनक्लीन बॉडी देन विथ एन अनक्लीन माइंड. अगर आपके मन में भी गंदगी है तो ईश्वर का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा. He spent his entire life in the act of cleaning the self and soul. And he did this by applying himself to public and social services. उन्होंने अपना पूरी जिंदगी जो है वो स्वच्छता के लिए, और स्वच्छता उस लेवल की जहाँ पे शारीरिक, पर्यावरण और मानसिक सभी स्तर की स्वच्छता हो, उस लेवल पे उन्होंने काम किया. और ये काम उन्होंने किया पब्लिक और सोशल सर्विस के द्वारा. He wanted to see स्वच्छ भारत, clean and cleansed भारत. वो स्वच्छ भारत देखना चाहते थे. इसीलिए आपका जो टॉपिक है तो ये है गांधीज वैल्यू ऑन क्लीनलीनेस एंड स्वच्छ भारत अभियान. स्वच्छ भारत अभियान जो है शुरू हुआ था गांधी जी के 2014 में, और गांधी जी की 150वीं जन्मतिथि जो थी 2 अक्टूबर 2019 में इसका जो ये था प्रोजेक्ट जो था, ये था कि इसको हम लोग, इस मिशन को जो है हम लोग 5 साल में अचीव कर लेंगे. पूरे देश में जो हो 100% स्वच्छता करने का टारगेट था 2019 तक, गांधी जी के 150वीं जन्म दिवस तक. लेकिन अभी भी क्या आप समझते हैं कि हम उस लेवल को पहुंचे हैं? अभी तक हम लोग उस लेवल को पहुंच नहीं पाए. 100% स्वच्छता नहीं अभी तक हमारे हुआ. तो कुछ गांधी जी के विचार जो थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, आस्वाद, स्वदेशी, स्पर्श भावना या अनटचेबल्स, सफाई, क्लीन हैबिट्स, धार्मिक समानता, चूंकि उनके मॉरल वैल्यूज के बारे में हम बात कर रहे हैं, सत्याग्रह और स्वच्छता, स्वतंत्रता संघर्ष और स्वच्छता. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ईच ऑफ दिस के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा सोचेंगे. और एक और बात है गांधी जी के बारे में, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस या राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसकी बैठक होती थी हर साल के किसी न किसी शहर में. और वो जब बैठक होती थी तो देश के कोने कोने से प्रतिनिधि लोग आते थे भाग लेने के लिए, प्रतिभागी रहते थे. और गांधी जी जिस भी बैठक में जाते थे वहां जब वो गंदगी कहीं भी देखते थे, क्योंकि कहीं भी आप देखते होंगे कि हम लोग कोई फंक्शन करते हैं तो जब लोग जुटते हैं तो कितनी गंदगी फैलाते हैं अभी भी. तो उस जमाने में भी लोग फैलाते थे. और गांधी जी खुद जो है झाड़ू बास्केट लेके
सफाई करते थे और या कि वो बाथरूम भी साफ करते थे। जो जहाँ टॉयलेट होता था, शौच लोग करते थे, वहां भी गांधी जी खुद अपने हाथों से सफाई करते थे, क्योंकि उनके विचार में जहाँ गंदगी रहेगी वहां कोई अच्छा काम नहीं हो सकता है। तो जैसे आप देखते हैं कि कभी क्लासरूम भी गंदा रहता है तो सब कोई कंप्लेन करता है कि क्लासरूम गंदा है, लेकिन कोई अपने से कपड़ा उठा के सफाई नहीं करता है, झाड़ू उठा के नहीं करता है। तो इन सब जो 2014 में जो स्वच्छ भारत अभियान कॉन्सेप्ट आया, उसमें ये भी आया कि स्कूल कॉलेज के स्तर पे जो है स्वच्छता को एकदम एक जीवन का जो है एक नियम बना दिया गया। और इसीलिए इस टॉपिक जो है AECC 1 आपके सिलेबस में रखा गया है। इसमें असाइनमेंट भी है जिसमें आपको अपने हाथों से अपने विभाग का, अपने आसपास के एरिया का साफ सफाई करनी है। जब गांधी जी कर सकते थे तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? ये हम सभी का दायित्व है कि हम लोग अपने पर्यावरण को, अपने आसपास को साफ सफाई रखें और उसके थ्रू जो है अल्टीमेट गोल इज स्पिरिचुअल क्लीनलीनेस या मॉरल क्लीनलीनेस। तो थोड़ा सा उनके जो ये सफाई का कॉन्सेप्ट उनको कैसे ग्रो किया, ये बचपन से ही उनके मन में था। ये तो उनके परिवार और पश्चिम में उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, इंग्लैंड में, ये भी आप जानते हो। तो कैसे कैसे उनमें ये सफाई की कॉन्सेप्ट आई उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। तो गांधी परिवार जो है राजकोट में अच्छी तरह से अच्छा परिवार था उनका, सभी लोग जानते थे। उनके पिता और दादा राजकोट और अन्य पड़ोसी राज्यों में दीवानों का, प्रधानमंत्री के दीवानों के रूप में, प्रधानमंत्री उसको कहा जाता था उस समय, जो प्राइवेट छोटे छोटे राज्य थे उस समय, उसमें काम करते थे। तो अच्छा खासा परिवार था उनका। उनके शहर में उनका एक सफाई कर्मी, मेहर उस समय बोला जाता था, तो सफाई कर्मी थे, मैला ढोने का काम करता था। गांधी यदि कभी उनका कुछ हुआ तो उनकी माँ पुतली बाई उन्हें स्नान करवाते थे। तो गांधी जी अगर कभी उनका कुछ हो लेता था, उनका भी छोटा ही लड़का था, कोई बहुत उम्र नहीं थी, गांधी जी कभी कभी उस उनका के साथ खेलते थे और उसको छूते भी थे, स्पर्श करते थे। तो उनकी माता जी नाराज हो जाती थी और गांधी जी को बोलती थी कि तुम स्नान करो। तो गांधी जैसे नॉर्मली एक विनम्र और आज्ञाकारी बेटा थे, लेकिन ये जब माँ उनको का कुछ छूने के लिए मना करती थी तो ये उन्हें बुरा लगता था। तो उस समय उनका उम्र सिर्फ 12 साल का था और वो अपने माँ से बहस करता है कि उनका गंदगी और बात करके हमारा सेवा करता है। अपना ऑडियो को म्यूट कर लो। उका, तो गांधी जी के शब्दों में, उका गंदगी और गंदगी साफ करके हमारी सेवा करता है, उसका स्पर्श मुझे कैसे प्रदूषित कर सकता है। तो जब वो मात्र 12 साल के थे तभी आप उसमें देखिए कि अस्पृश्यता उस समय जो बहुत अनटचेबिलिटी समाज में एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, तो उसमें उनका वो विरोध करिए मात्र 12 साल की उम्र में। और उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि जो गंदगी और गंदगी साफ करके हमारी ही सेवा कर रहा है, उसको हम कैसे छोटा समझते हैं, उसको कैसे हम स्पर्श करने से हम कैसे प्रदूषित हो सकते हैं। तो उन्होंने अपनी माँ को कहा ऐसा, और उन्होंने कहा कि मैं आपकी आज्ञा का अवज्ञा नहीं करता हूँ, लेकिन रामायण कहती है कि राम ने भूख का, एक जो चंडाल जाति के उस समय कहा जाता था समुदाय से आते थे, तो भूखा को भी अछूत मानते थे उस समय लोग, को गले लगाया। रामायण हमें गुमराह नहीं कर सकती है। तो जब रामायण के में राम जी भूखा को गले लगा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं भूखा को छू सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट जो उनका था, ये उनके जो मॉरल वैल्यूज थे, स्वच्छता के बारे में हो या अनटचेबिलिटी के बारे में हो, ये उनके बहुत बचपन से ही उनके अंदर थी। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता से भी स्वच्छता ज्यादा जरूरी है। He dreamt of total sanitation, और हमने कहा कि उनको सिर्फ फिजिकल क्लीनलीनेस नहीं, मॉरल और स्पिरिचुअल क्लीनलीनेस की वो बात करते थे, नैतिक और आत्मा की शुद्धि की बात वो करते थे। तो he dreamt of total sanitation, यानी समग्र जो है स्वच्छता के बारे में वो सोचते थे। Cleanliness is more important for physical well-being and a healthy
एनवायरनमेंट। हमें खुद स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वातावरण चाहिए। और आप इस फोटो में देख सकते हैं कि आज भी हम देश स्वतंत्र होने के बाद हम लोग अमृत उत्सव मना रहे हैं स्वतंत्रता का 75वां साल में भी हमारे जो है आदत जो है ये बदली नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि कई बार पब्लिक प्लेस में कुछ भगवान के फोटो वगैरह का भी टाइल्स लगाया जाता है सीढ़ियों के कोना में, फिर भी लोग जो है थूकने से रुकते नहीं हैं। हमारे हेड ऑफिस में आज भी कई लोग जो हैं वो ऊपर से थूकते हैं। हम जब नरगौना प्लेस में आप जहाँ क्लास होती है ज्यादातर आर्ट्स की वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी देखते हैं कि सीढ़ी के कोना में डस्टबिन रखा हुआ है, वहाँ सब लोग थूक रहे हैं। तो ये जो है हमारी आदत नहीं बदली है। पैंडेमिक जो कोविड-19 पैंडेमिक आया 2 साल से हम परेशान हैं और हम सभी जानते हैं कि थूक के जरिए जो है कितनी सारी बीमारियां, चाहे वो टीबी हो या कोविड हो, वो फैलता है, फिर भी हम अपनी आदत नहीं बदलते हैं। कई जो है विकसित राष्ट्र है, जब हम लोग जाते हैं फॉरेन में तो बहुत प्रशंसा करते हैं, अरे इतना साफ था, ये था, वो था। तो वहाँ पे जो है स्पीकिंग जो है, अगर आप पब्लिक प्लेस में थूकते हैं तो वो उसको ऑफेंस माना जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस है और उसमें जेल भी हो सकता है। और हमारे यहाँ भी है नियम तो सब जगह बना हुआ है कि पब्लिक प्लेस में लोग थूके नहीं, और कोरोना के समय यहाँ भी उस पर फाइन लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो है लोग अपनी आदत नहीं बदलते हैं। ये फोटो देखिए, नो स्पीकिंग क्रॉस किया हुआ, मतलब आपको पब्लिक प्लेस में थूकना नहीं है। पब्लिक प्लेस में कोई थूक रहा है तो उसका विरोध भी जता सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, टोक सकते हैं। तो कई बीमारियां जो है वो सड़क पे जो है सैनिटेशन के अभाव में फैलती है, जैसे टीबी है, हैजा है, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा। आज जैसे कोविड-19 का जो है पैंडेमिक आया हुआ है, वो आज से 100 साल पहले इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक आया था और उसमें करीब उस समय जो आबादी थी उसका 10% लोगों का मौत हो गया था उसमें। और ये सारी बीमारियां जो है अस्वच्छता के कारण फैलती थी, लेकिन लोग इसका मूल्य नहीं समझते हैं कि स्वच्छ रहने से हम स्वस्थ भी रहेंगे। हम चाहे जिम में जाके कितना भी हम एक्सरसाइज करें, अपने मसल्स बनाएं 8 एप्स आजकल होता है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम जो है स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। अगर हम नहीं रहेंगे तो कोई भी बीमारी कभी भी हमें पकड़ सकता है। तो हमें अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए और हमारे पड़ोसियों और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए ये आवश्यक है कि हम स्वच्छ रहने की कोशिश करें। हम किसी भी पब्लिक प्लेस में गंदगी नहीं फैलाएं। आजकल बहुत दुख की स्थिति है कि हम देखते हैं कि कई हमारे यंग स्टूडेंट्स, जो आप युवा हैं, खासकर जो लड़के हैं, आप लोग गुटखा खाने की आदत डाल लेते हो, खैनी गुटखा खाते हो और इधर उधर थूकते हो। स्मोकिंग भी जो है वो भी वातावरण को जो है वो उसमें गंदगी फैलाता है। तो जो स्मोकिंग करता है उसका भी स्वास्थ्य खराब होता है, और जो स्मोकिंग के कारण आप धुआं फैलाते हैं तो उसको पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। जो आसपास के लोग रहते हैं वो भी पीड़ित होते हैं। तो जो लोग सुपारी तंबाकू चबाने के बाद थूकते हैं उन्हें दूसरे की भावनाओं का कोई विचार नहीं है। वो बेसिकली जो है वो काफी सेल्फिश लोग हैं, जो पान गुटखा तंबाकू आदि चबाने के बाद जहां तहां जत्र तत्र थूकते रहते हैं। तो उन्हें जो है उनको किसी दूसरे की भावनाओं को कोई समझ आवाज नहीं आ रही है मैम। अपने ही सुख का सोचते हैं। क्या आवाज नहीं आ रही है? आ रही है मैम, फ्रेश आ रही है आवाज। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना? यस आ रही है। आप अपना चेक कीजिए सिस्टम। मैम आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू होगा। चलो स्लो मोशन में है। आ रही है मैम। मैडम क्लास चालू कीजिए, युट्टे के फालतू गिरी कर रहा है। आप डिस्टर्ब नहीं करो क्लास को, अपना सिस्टम चेक करो। आवाज आ रही है।
मैम आवाज नहीं आ रही है। बार बार क्लास को अरे डिस्टर्ब नहीं करिए, आपको रिमूव कर दिया अरे जाएगा। बस आपको नहीं आ आप रही है तो म्यूट आप मारिए उसमें से। बाहर जाके फिर से ज्वाइन करिए। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, साउंड ठीक है। मैम क्लास को कंटिन्यू कीजिए। So we are talking about कि पब्लिक में जो है थूकना जो है ये बहुत बड़ा जो है ये गलत काम है। आप जो है या तो कोई नाक भी साफ करने लगते हैं पब्लिक में, कोई जो है थूकने भी लगते हैं, तो ये जो है ये कोई भद्र जो है या सभ्य जो है बिहेवियर नहीं है। आपका अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। अगर कोई थूकता भी है या नाक साफ करता पब्लिक में, तो उस जमाने में गांधी जी कहते थे कि ये आप जो है मिट्टी से उसे ढक देना चाहिए। अगर आप पब्लिक में कोई गंदगी करते हैं, जैसे पब्लिक में शौच भी उस जमाने में लोग करते थे, आज भी करते हैं, अभी भी हमारा 100% जो है पब्लिक में शौच करना बंद नहीं हुआ है। तो किसी भी तरह का अपना शरीर का जो भी गंदगी आप पब्लिक में करते हैं, अगर बाहर जाके करते हैं, ओपन में करते हैं, खुले में करते हैं, तो उसको जरूर मिट्टी से ढक देना चाहिए कम से कम। ये गांधी जी जो है नवजीवन, उस समय एक पत्रिका निकलती थी, उसमें 2 नवंबर 1919 को ही वो ये बात लिखे थे। क्योंकि सफाई जो है वो भारत की कमजोरी रही हमेशा से, और अच्छे अच्छे लोग भी जो है दूसरे की भावनाओं का कदर नहीं करते हैं और अपना सिर्फ अपने ही लिए सोचते हैं। तो गांधी जी ने शौचालय में साफ सफाई पर जोर देते हुए आगे लिखा है, मैंने 35 साल पहले सीखा था कि एक शौचालय ड्राइंग रूम की तरह साफ होना चाहिए। मैंने पश्चिम में यह सीखा, जब वो इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने सीखा कि जो शौचालय की सफाई जो है कितना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि पूर्व की तुलना में पश्चिम में शौचालय में साफ सफाई के बारे में कई नियम अधिक निष्ठा से देखे जाते हैं। हमारी कई बीमारियों का कारण हमारी शौचालय की स्थिति है, और कहीं भी मलत्याग करने की हमारी बुरी आदत है। इसलिए प्रकृति के कॉल का जवाब देने के लिए एक साफ जगह की परम आवश्यकता पर विश्वास करें। मैंने खुद को उनके लिए आदी किया है और हम इच्छा है कि अन्य सभी को भी ऐसा करना चाहिए। आदत मुझ में इतनी दृढ़ हो गई है कि अगर मैं इसे बदलना चाहता हूँ तो भी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्वच्छता का जो है उनके आदत इतने स्ट्रांग हो गए थे कि वो कभी अगर चाहते भी थे कि हम कहीं गंदगी करें या कहीं गंदा है तो उसको अनदेखा करें, तो वो कर नहीं पाते थे। वो जहां भी गंदगी देखते थे वो खुद ही उसको साफ करना शुरू करते थे। तो वो एक अच्छे घर परिवार से थे, बिलोंग करते थे, अच्छे परिवार से। उनके यहाँ नौकर चाकरों की कमी नहीं थी उस जमाने में। फिर वो साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा उनकी प्रैक्टिस थी, वहां भी वो काफी पैसे का अर्न करते थे। इसके बावजूद भी वो खुद अपनी सफाई खुद करते थे और सभी को ऐसा करने के लिए उत्साह भी देते थे। हर जगह और हर किसी के लिए स्वच्छता की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य और दूसरे के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वच्छता की आवश्यकता है। स्वच्छता पर जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया का उपयोग करना चाहिए। स्वच्छता पर जागरूकता पैदा करने के लिए जन संपर्क कार्यक्रम, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए। जो ये आपके जो असाइनमेंट है आपको भी ऐसा करना होगा। समानता के लिए स्वच्छता का प्रशिक्षण होना चाहिए। स्वयं के मेहतर बने, खुद अपने मेहतर बने। मतलब हम लोग आशा करते हैं कि कोई एक ऐसा आदमी होगा, हम गंदा करके निकल जाएंगे और दूसरा आके साफ करेंगे, ऐसा नहीं। हर एक को खुद अपने जो है शौचालय की सफाई खुद करना चाहिए। तो वे बोलते थे कि स्वयं के मेहतर बने। पर्यावरण की रक्षा के लिए स्वच्छता के प्रति लोगों की जिम्मेदारी पर विश्वास करते थे कि अपने पर्यावरण की भी स्वच्छता के लिए आप हर आदमी को जो है उसको जिम्मेदार होना पड़ता है। आगे वो कहते हैं कि स्वच्छता देशभक्ति के समान है। ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए मन की पवित्रता के साथ साथ शरीर की स्वच्छता भी अनिवार्य है। या दूसरे तरह से बोले कि शरीर की स्वच्छता के साथ साथ मन की पवित्रता भी आवश्यक है ईश्वर की आशीर्वाद पाने के लिए। एक स्वच्छ शरीर अस्वच्छ
शहर में वास नहीं कर सकता है। आप अकेले साफ नहीं रह सकते कि आपका इर्द गिर्द जो है वो गंदगी है। इसीलिए सभी का दायित्व बनता है कि हम अपने आसपास की भी सफाई करें। पर्यावरण के बारे में गांधी जी के व्यूज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पर्यावरण का जो कॉन्सेप्ट है, पर्यावरण का जो हम क्षति एक बार अगर कर देते हैं, जैसे हम वृक्ष काटते हैं, नदियों को गंदा करते हैं, जमीन का जो है सॉइल पोल्यूशन, वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, ऑल दीज थिंग्स हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और गांधी जी भी उस पर अमल करते थे और वो अपने उनकी भाषा में आप सभी जानते हैं कि वो चाहते थे कि लोग अपना उतना ही संसाधन का व्यवहार करें जिनकी उनकी अत्यंत आवश्यकता है। वो जरूरत से ज्यादा संसाधन का व्यवहार नहीं करे, क्योंकि ये जो है पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है। तो हम लोग अब थोड़ा डिस्कस करेंगे कि एनवायरमेंटल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, जो समावेशी विकास कैसे हो सकती है, उसके लिए उनके जो विचार थे गांधी जी के, उस पर थोड़ी चर्चाएं करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो 3 पिलर पे खड़ा है। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, सोशल प्रोग्रेस है, ये आवश्यक है कि हमारा सामाजिक विकास हो, हमारा आर्थिक विकास हो। लेकिन हम आर्थिक और सामाजिक विकास अगर करें और हमारे पर्यावरण को अगर हम क्षति पहुंचाते रहे, संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करें, तो ये समावेशी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। इसीलिए ये जो ऑन प्रिंसिपल ये कहा जाता है, द 3 pillars of sustainable developments are social progress, of course, economic growth, along with environmental protection, जो पर्यावरण का जो है हम उसको दोहन नहीं करें ज्यादा से ज्यादा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ उनका, गांधी जी का भी ये विचार था, जो पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाए, पर्यावरण को हम बचाए और मिनिमम हम अपनी नीड को कम से कम रखें। और उनका फेमस सेइंग जो है, द अर्थ प्रोवाइड्स इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। ये आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है सभी की आवश्यकताओं के अनुसार संसाधन देती है, लेकिन जो हम ज्यादा लोभी हो जाते हैं तो हमारा पर्यावरण बिगड़ता है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। तो ये डायग्राम में देख सकते हैं कि इकोनॉमी, सोसाइटी, एनवायरनमेंट सब जो है इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि आप एनवायरनमेंट को छोड़ के जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर लेंगे, सोसाइटी जो है, सामाजिक विकास जो है वो पर्यावरण का बिना सोचे कर सकते हैं। तो सब ओवरलैपिंग है। और आज सबसे बड़ा चीज है जो जिस पृथ्वी में हम लोग रहते हैं, मैंने बार बार बोला कि पृथ्वी भी एक जो है वो लिविंग प्लेनेट है। अभी तक जो हम विज्ञान का जो भी विकास कर चुके हैं, विज्ञान एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, अभी तक जो है किसी दूसरे ग्रह में जीवन अभी तक नहीं मिला है। तो पृथ्वी एकमात्र जो है प्लैनेट है जिसमें जीवन है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है पर्यावरण, और पर्यावरण है तब जो है हम हैं, हमारा समाज है, मानव समाज है। और पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ इसमें जीव नहीं है, इसमें पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीवाणु, सब कुछ जो है वो पर्यावरण का हिस्सा है। और हम देख रहे हैं कि कई जीव जंतु जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। हमारा जो है विकास का मॉडल जो है वो सही नहीं है। इसीलिए हमारा आर्थिक विकास पाने के लिए हम पर्यावरण के बारे में सोचते नहीं हैं। तो गांधी जी का भी कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो इस तरह का विकास चाहते थे जिसमें सबसे पहले पर्यावरण की ध्यान रखा जाए। तो सामाजिक विकास, आर्थिक विकास आवश्यक है, लेकिन पर्यावरण को छोड़ के नहीं, उसको कट के नहीं हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा डायग्राम आप देखिए कि तीनों का साइज यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, कम से कम तीनों जो है बराबर अगर लेके चले, और सब ओवरलैपिंग है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हम एनवायरमेंटल का कदर नहीं किए। एनवायरमेंटल जो है, ये आप सर्किल देख सकते हो कि ये छोटा हो गया, सोशल उससे बड़ा है, और सबसे ज्यादा हम आर्थिक विकास की सोचते हैं कि हमारे पास ढेर सारा सामान हो,
जो है हमारे जिंदगी का लग्जरियस सामान हो। हमारा एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी चाहिए, एक कंप्यूटर है तो दूसरा कंप्यूटर चाहिए, एक टीवी है तो उसको बदल के दूसरा टीवी है चाहिए, एक मॉडल का मोबाइल है तो बदल के हमको दूसरा चाहिए। तो इस तरह से हम लोग सिर्फ आर्थिक विकास का ज्यादा सोचे, उससे हमारे समाज में भी जो है सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस या डिवाइड जो है वो बढ़ रहा है। कुछ लोगों के पास कम है, कुछ लोगों के पास बहुत अधिक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन सोशल डेवलपमेंट या एनवायरनमेंट। तो अब जो है एनवायरनमेंट को हम काफी क्षति पहुंचा चुके हैं और इसीलिए आवश्यक है कि हम इसमें ध्यान दें और इसको हम धीरे धीरे बढ़ाएं कि सभी जो है बिल्कुल फिर एक साइज का एक साइज में आ जाए। तो ये पिक्चोरियल जो है आपको डायग्राम के साथ हम समझाना चाह रहे हैं कि कितना आवश्यक है एनवायरनमेंट के प्रति या पर्यावरण के प्रति ध्यान देने के लिए। गांधी जी जो विकास का मॉडल था वो पर्यावरण को लेके चलते थे और वो भारी उद्योग को सपोर्ट नहीं करते थे। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ इंग्लैंड में 18वीं सदी के अंत में, उसके वो एक तरह से विरोधी थे। वो चाहते थे कि गांव में जो है छोटी छोटी इंडस्ट्री लगे और लोग जो है अपने आवश्यकताओं का उत्पादन अपने ही शहर में अपने ही गांव में करें। इससे फायदा ये होता है कि जब हम किसी दूसरे जगह से हमारे यहाँ सामान आता है तो उसको सामान को पहुंचाने के लिए हम काफी उरिया का व्यवहार करते हैं। आप जानते हैं कि या तो वो ट्रक से आएगी या रेल से आएगी या हवाई जहाज से आएगी या पानी के जहाज से एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुंचाया जाएगा। तो गांधी जी का जो पर्यावरण का कॉन्सेप्ट था उसमें वो कुटीर उद्योग की बातें करते थे और अपनी आवश्यकता के जो सामाने हैं वो खुद अपने एरिया में उसको डेवलप करने की व प्रोडक्ट जो है बनाने की बातें करते थे। तो उनका जो कॉन्सेप्ट था उसमें सब कुछ था। ठीक है, विज्ञान हमारे जिंदगी के लिए जरूरी है। कोई भी काम करते हैं तो उसमें विज्ञान तो चाहिए ही और विज्ञान के साथ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए कुछ हद तक, लेकिन उसके साथ साथ एथिक्स की नैतिकता भी होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी भी होनी चाहिए और अल्टीमेटली धीरे धीरे सभ्यता आगे बढ़ती है तो क्वेस्ट फॉर नॉलेज। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, किसी को छोड़ के दूसरा नहीं हो सकता है। तो क्वेस्ट फॉर नॉलेज होगा, हमारा ज्ञान के हमको आगे विकास करना है, विज्ञान चाहिए, क्रिएटिविटी हो, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, लेकिन वो एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी को छोड़ के अगर होगा तो एनवायरनमेंट जो है वो बिगड़ेगा। गांधी जी के जो ये कॉन्सेप्ट थे, एक अभी हम लोग ऑलरेडी सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। एवरीवन मस्ट बी हिज ओन स्कैवेंजर, अपनी जो आप गंदगी फैलाते हो उसकी सफाई खुद करो। जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हो वो सबसे पहले अपने आप पर लागू करें। आपको अगर साफ एनवायरनमेंट चाहिए, साफ टॉयलेट चाहिए, तो आप उसको भी अपना साफ रखें। उनका ये जो अपने जरूरत का सामान का खुद उत्पादन करे, जैसे वो देखते हैं कि वो हमेशा चरखा चलाते रहते थे, कभी खाली हाथ नहीं बैठते थे, गपशप करके समय नहीं, वो बातें भी करते रहते थे, तो उनका हाथ चलता रहता था और वो सूत बनाते थे जिससे खादी का कपड़ा बनता था। और एक उनका बहुत जो आइडिया था स्त्रियों के संबंध में वो बहुत ही ये था, वो बराबरी का दर्जा देते थे स्त्रियों को। और उस समय भी आप जानते हैं कि अभी हम आगे बात करेंगे स्वच्छ भारत के बारे में भी, और वहाँ दिखाएं मैंने चर्चाएं हम लोग करेंगे कि हर घर में क्यों शौचालय होने की आवश्यकता है। अगर घर में शौचालय नहीं होता है तो स्त्रियों को, खास करके औरतों को बहुत दिक्कतें आती है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री अभी श्री नरेंद्र मोदी जी जब स्वच्छ भारत अभियान का लॉन्च हुआ तो उस समय उन्होंने भी यही कहा था कि स्त्रियों का अधिकार का हनन है एक तरह से अगर घर में शौचालय नहीं है। गांधी जी भी कहते हैं कि स्त्रियों के अधिकारों के सवाल पर मैं किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं करता। मेरी राय में उन पर ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। तो गांधी जी के विचार जो थे वुमेन राइट के लिए या स्त्रियों के अधिकार के लिए बहुत खुले हुए थे और वो बोलते थे कि उस जमाने में
जो है स्त्रियों को पढ़ाई में रोकता, हर चीज में रोकता, बाहर जाने में रोकता, घर में शौचालय नहीं होता था। तो ये सभी चीजें जो है उसका वो विरोधी थे। वो खुल के बोले कि स्त्रियों के अधिकारों के सवाल पर मैं किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरी राय में उन पर ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए। और इन सभी आइडियाज को मिला के जो है ये स्वच्छ भारत कॉन्सेप्ट जो है, जिसका सिंबल आप सभी जानते हैं, ये गांधी जी का चश्मा है ये, और इसमें स्वच्छ और भारत लिखा हुआ है। तो ये जो है लोगो है स्वच्छ भारत का, और इसको हम लोग देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो क्या है। अब जब कोविड-19 पैंडेमिक चला तो हम सबों ने भी स्वच्छता का इम्पोर्टेंस समझा, और उस समय भी बार बार स्वच्छ रहने के लिए और हमारे जो कूड़ा कचरा हम निकालते हैं उसका सेग्रीगेशन का, कई कलर का, डस्टबिन का, मेडिकल वेस्ट वगैरह के बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट जो है, अपशिष्ट का जो है मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है वो हमने कोविड-19 के समय भी देखा और कुछ हद तक तो सीखा, लेकिन अभी तक भारत जो है 100% स्वच्छ नहीं हुआ। स्वच्छता के क्षेत्र में देश काफी पिछड़ा हुआ है। इस प्रकार से गंदगी भारत की एक गंभीर समस्या रही है, इसलिए महात्मा गांधी ने भी हमेशा स्वच्छ भारत का सपना देखा। To the census, the rural sanitation coverage in India was only 1% in 1981। जो गांव में सफाई का या शौचालय की व्यवस्था सिर्फ 1% थी, वो भी 1981 में। The first nationwide program with a focus on sanitation was the Central Rural Sanitation Program, CRSP in short, which was started in the year 1986। तो इसको बनाने के लिए एक प्रोग्राम आया, सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम 1986 में, 1986 में आया, to provide sanitation facilities in rural areas। गांव में सैनिटेशन फैसिलिटी देने के लिए ये शुरू किया गया और ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ 1986 में। तो ये एक डिमांड ड्रिवन कम्युनिटी लेड प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोग्राम था। हर डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू किया गया कि लोग जो है घर में शौचालय बनाए। By 2001, only 22% of the rural families had access to toilets। Even 21वीं शताब्दी में हम बात करते हैं, वहाँ भी 2001 साल में जो है मात्र 22% जो है ग्रामीण परिवार को अपने घर में टॉयलेट या शौचालय थे। It increased further to 32.7% by year 2011। अब 2011 में भी हमारे जो है मात्र 1/3 लोगों के घर में जो है ये शौचालय की व्यवस्था थी। इसीलिए 2012 में जो है एक निर्मल भारत अभियान जो है NBA सोचा गया और उसमें हर इंडिविजुअल हाउस होल्ड में लैट्रिन बनाने की व्यवस्था के लिए सुविधाएं मुहैया करने की बात की गई है। इन कंपैरिजन टू रूरल सैनिटेशन, fewer programs were enacted to tackle deficiencies in urban sanitation। शहरी स्वच्छता पे जो है कम ध्यान दिया गया, रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम पे ज़्यादा ध्यान रही सरकार की, लेकिन शहर में भी सैनिटेशन आवश्यकता के अनुपात में कम है। कई बस्तियों में आप जाएंगे और रेलवे लाइन वगैरह, ट्रैक वगैरह में आप देखते हैं कि आज भी गंदे पड़े रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर घर में जो है अभी भी शौचालय नहीं है, लेकिन शहरी जो है शौचालय बनाने के कॉन्सेप्ट में उतना जोर नहीं था जितना कि ग्रामीण क्षेत्र में ये दिया गया है। In 1980, the integrated low-cost sanitation scheme provided subsidies for households to build low-cost toilets। तो low-cost toilet, कम खर्चा में टॉयलेट बनाने का एक इंटीग्रेटेड लो-कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम आया था 1981 में, जिसमें जो है परिवार को सहायता दी जाती थी घर में ये टॉयलेट वगैरह बनाने के लिए। एक दूसरा प्रोग्राम आया, नेशनल स्लम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड इट्स रिप्लेसमेंट प्रोग्राम, द वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना
was launched in 2001 were programs that aim to construct community toilets for slum population. जो स्लम पॉपुलेशन है या बस्तियों में भी कम्युनिटी टॉयलेट बनाने का प्रोग्राम आया 2001 में. In 2008, the National Urban Sanitation Policy (NUSP) was announced to manage human excreta and associated public health and environmental impacts. लेकिन संपूर्ण सफाई पे अभी तक नहीं सोचा गया था. जब तक वेस्ट मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो और मानव मल मूत्र इधर उधर पड़े रहेंगे, तब तक टोटल सफाई या पूर्ण स्वच्छता नहीं मिल सकता है. तो इस पर जो है 2012 तक भी उस तरह का कोई कंप्लीट इंटीग्रेटेड पॉलिसी नहीं था. और ये जो है नेशनल स्वच्छ भारत मिशन जो है, ये इसकी शुरुआत 2014 में की गई है. तो ये एक बहुत बड़ी परियोजना या मिशन रही और इसमें हम अपशिष्ट प्रबंधन की भी बात करते हैं. तो स्वच्छ भारत मिशन जो है भारत सरकार का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन, घरेलू स्वामित्व वाले और सामुदायिक स्वामित्व वाले शौचालयों का निर्माण, उनका उपयोग और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, इसको शॉर्ट में SLWM, ठोस सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इसलिए SLWM शॉर्ट में बोलते हैं, जिससे खुले में शौच मुक्त और शॉर्ट में ODF ओपन डिफेकेशन जो है प्लस प्राप्त करने के लिए एक जवाबदेह तंत्र स्थापित करना है. आप सर्विस कमीशन या अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो स्वच्छ भारत मिशन तो बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है और इस पर कई प्रश्न जो हैं ये पूछे जाते हैं. तो इसको आप स्वच्छ भारत मिशन का जो भारत सरकार का वेबसाइट है, अगर आप उसको खोलेंगे तो वहाँ पे आपको सभी तरह के उसके संबंधी जो है इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे. तो एक बार जरूर आप इस वेबसाइट को खोलें और उसमें आप जाके देखें कि किस तरह का ये क्या क्या है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, सबके बारे में आप जानकारी लें और उसका नोट्स बना लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट और हमें एक स्वच्छ पर्यावरण क्रिएट करने के लिए भी ये बहुत आवश्यक है. तो स्वच्छ भारत मिशन का अभी सेकंड फेज चल रहा है. फर्स्ट चरण जो चला था, चरण 1 के तहत भारत के सभी गांवों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण इलाकों में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण करके महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक खुद को खुले में शौच मुक्त ODF घोषित किया जाना इसका लक्ष्य था. जो स्वच्छ भारत मिशन चरण 1 या चला फेज 1, उसके तहत पूरे भारत को जो है खुले में शौच मुक्त करने का ये एम्बिशन लेकर चला गया था. लेकिन अभी भी आप सभी जानते हैं कि ये अभी तक 100% नहीं हम इस लक्ष्य को प्राप्त किए हैं. इस मिशन पर भारत सरकार का अनुमानित लागत 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक है. इसमें काफी सरकारी अनुदान भी जो है, अनुमानित लागत जो है काफी बड़ा अमाउंट है, 1.3 लाख करोड़. आप सोच सकते हैं कि 1 करोड़ कितना होता है, तो लाख करोड़ है, करीब 1.5 लाख करोड़ है. तो एज आई मेंशन्ड अर्लियर, ये इंग्लिश में वही बात आपको दिखा रहे हैं कि इट वाज लॉन्च्ड ऑन October 2, 2014 टू फुलफिल द विजन ऑफ ए क्लीनर इंडिया. जो गांधी जी का स्वच्छ भारत का कॉन्सेप्ट था, उसको हम लोग कार्यकारी करने के लिए ये स्वच्छ भारत मिशन जो है, उन्हीं के जन्मदिन 2 अक्टूबर 2014 को इसको लाया गया. और इसका ऑब्जेक्टिव था कि 5 साल में, यानी कि 5 साल में जब गांधी जी का 150वां जन्म तिथि आएगी 2019 में, इसको पूरा कर लिया जाए. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है यह है कि टू एलिमिनेट ओपन डिफेकेशन, खुले में शौच करने की जरूरत है लोगों को, उसको खत्म करना. इरेडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो मैला ढोने का
कुछ लोग जो है मैला ढोते हैं, हाथों से इसकी सफाई करते हैं, तो उसका कंप्लीट जो है वो खत्म हो जाए, कि हाथ से मैला ढोना नहीं पड़े। सर पे ही लोग पहले मैला ढोते था, तो ये जो है ये बहुत ही अमानविक कार्य है, इनसे पूरा जो है ये समाप्त हो। एंड प्रमोट साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये कैसे संभव है? अगर हाथ से सब मैला ढोने का काम हम रोकेंगे तो वहाँ पे हमको साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन चाहिए, उसके बिना ये संभव नहीं है। इसीलिए जितने भी देश में IITs हैं या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आइए वेस्ट मैनेजमेंट के संपर्क में। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे IIT मद्रास में जो है इसको लोग इस पर काम कर रहे हैं, कई तरह के शौचालय बनाए हैं जो अपने आप में ही जो वेस्ट है उसको मैनेज करता है और रिसाइकलिंग करता है। अब जो है 2 अक्टूबर 2021 को इस मिशन का 7 साल पूरा हो चुका है और हम 8वें साल में हैं, लेकिन इसका जो टारगेट था वो अभी तक प्राप्त नहीं की जा सकी है। इसलिए अब जो है इसका सेकेंड फेज जो है, द्वितीय चरण जो है वो लॉन्च किया गया है। तो SBM इन शॉर्ट स्वच्छ भारत मिशन, जिसको शॉर्ट में SBM कहते हैं, तो उसका सेकेंड फेज जो है ये लॉन्च किया गया है और ये 2 पार्ट में है, एक SBM ग्रामीण और एक SBM अर्बन। तो SBM ग्रामीण का फेज 2 जो है, इसमें टोटल टॉयलेट कवरेज फॉर रूरल हाउस होल्ड रखा गया है और 15th फाइनेंस कमीशन जो है इसने बोला है कि ये 15th फाइनेंस कमीशन also noted that the scheme only provides financial incentives to construct latrines to household below the poverty line and selected household above the poverty line। तो 15th वित्त कमीशन जो था, वित्त आयोग था, वो आर्थिक सहायता घर में शौचालय बनाने के लिए सिर्फ BPL जो है, BPL बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार को, या कुछ दूसरे जो गरीबी रेखा के ऊपर है उसमें कुछ ही हाउस होल्ड को सिलेक्ट करके देती थी। तो उस पर परिवर्तन लाया गया और इसमें यूनिवर्सलाइजेशन जो है नीड बेस्ड किया गया कि आर्थिक, ये अगर BPL लाइन के ऊपर भी है तो उनकी भी आवश्यकता है, तो उसमें भी आर्थिक सहयोग सरकार की तरफ से अनुदान मिल सकता है टॉयलेट बनाने के लिए, और टू अचीव 100% ODF स्टेटस। तो 60% या 100% है वो बंद हो, इस पे फोकस किया गया है। तो इन मार्च 2020 द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन लॉन्च फेज 2 SBM ग्रामीण। तो SBM ग्रामीण जो है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 जो है, इसको कंट्रोल करती है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये जो मंत्रालय है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये ग्रामीण जो है स्वच्छ भारत मिशन को कंट्रोल करती है। एंड फोकस ऑन ODF प्लस। अब जो है, चूंकि हमारा जो टारगेट था कि 19 तक जो है हम 100% जो है ODF अचीव कर लेंगे, तो ODF हमने अचीव नहीं कर पाया, तो इसीलिए उसको नाम दिया गया ODF प्लस। तो कम से कम ODF प्लस में तो हम इसको 100% टारगेट को अचीव करें, और ये शुरू हुआ 2020 से और आगे चलेगा 2024-25 में जाके, कम से कम 5 साल में तो नहीं हुआ, लेकिन 14 में जो पहला SBM शुरू हुआ था उसके बाद 10 साल बाद इसको अचीव करने का टारगेट रखा गया और इसका आउटले भी बढ़ाया गया। पहले 1.3 लाख करोड़ था, इसको बढ़ा के 1.41 लाख करोड़ किया गया है। तो ODF प्लस अभी चल रहा है एंड दिस इंक्लूड सस्टेनिंग द ODF स्टेटस, मतलब 100% ODF या 100% मुक्त शौचालय जो है, खुले में शौच को रोकना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हमारे जो अपशिष्ट है, जो गंदगी है, कूड़ा कचरा है, चाहे वो ठोस हो या तरल हो, उसको अगर हम सही तरीके से उसका प्रबंधन नहीं करेंगे तो कभी भी हम 100% क्लीनलीनेस या स्वच्छता अचीव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जोर दिया गया है सस्टेनिंग द ODF स्टेटस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ये बहुत जरूरी बात है।
I have already explained in Hindi. ये याद रखिए कि ये ग्रामीण जो है SBM ग्रामीण चरण 2 जो है वो पेयजल और स्वच्छता विभाग जो है इसको लॉन्च किया और उसको मैनेज करने का भी उसके दायित्व है। और इसका जो दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन या शहरी जो है SBM अर्बन aims at making urban India free from open defecation and achieving 100% scientific management of municipal solid waste in 4,000 plus towns in the country। तो शहरी जो है SBM चरण 2 या फेज 2 जो है वो भी है 100% ODF के साथ साथ ये साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम इसको मैनेज नहीं करेंगे तब तक ये नहीं है। इसीलिए जो है कई IITs जो है इस पे अच्छा काम कर रहे हैं, इस पे कई कंपटीशंस भी होते हैं। और पिछला जो है ये IIT खड़गपुर के जो कुछ रिसर्च स्कॉलर्स और विद्यार्थी मिल के कुछ शिक्षक के गाइडेंस में उन्होंने एक टॉयलेट का जो बनाया, मॉडल टॉयलेट बनाया, उसमें भी जो है सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट जो है साइंटिफिक वे में उन्होंने दिखाया और उसको फर्स्ट प्राइज जो है वो मिला था उसमें। One of its target was to construction of 66 lakh individual household toilets by October 2019। ये तो बीत चुका है लेकिन ये टारगेट जो है ये पूरा नहीं हुआ, तो उसको फिर लोअर करके 59 लाख किया गया है। and this targets were achieved ultimately in 2020। तो 6 लाख तो नहीं लेकिन 59 लाख जो टारगेट रखा गया था इसको पूरा किया गया 2020 में। सो अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2 जो है ये लॉन्च हुआ और इसका जो फोकस एरियाज है दीज आर स्लज मैनेजमेंट या कीचड़ प्रबंधन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, अपशिष्ट जल का उपचार, जो वेस्ट वाटर है उसको उपचार करके फिर रीयूज या रिसाइकलिंग करना, सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ कार्बन, ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि कचरे का जो है पृथकीकरण जो है वो कितनी आवश्यक है कि सॉलिड वेस्ट जो है या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इन सबको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इन सबको अलग करना। तो सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, रिडक्शन इन सिंगल यूज प्लास्टिक में कमी और कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन एंड बायो रिडिमिनेशन ऑफ डंप साइट्स। तो निर्माण जब होता है, निर्माण कार्य होता है, कहीं कुछ हम तोड़फोड़ करते हैं, विध्वंस होने वाले वायु बहुत प्रदूषित होता है, तो उसका हम कैसे नियंत्रण करें। और डंप साइट या लैंडफिल में हम पहले भी बोले थे कि कचरे को जो है सेग्रीगेट करें, उसको रीयूज करें, रिसाइकलिंग करें और कचरे को उस तरह से कम करके अल्टीमेटली जो है वो डंप साइट में डालना चाहिए। और इसमें एक नई बात भी जोड़ी गई, जैव उपचार। तो हम किस तरह से जैव उपचार से कचरे को कम कर सकते हैं, ये सारी बातें जो हैं ज़्यादा फोकस एरियाज ऑफ मिशन अर्बन स्वच्छ भारत मिशन सेकेंड फेज का। So on October 1st, 2021, the Prime Minister launched SBM Urban 2 with the mission to make all our cities garbage free। तो ये सेकेंड फेज जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसको अक्टूबर 1 को 2021 में हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया एंड होपफुली जो है 2025 तक जो है हम इस टारगेट को प्राप्ति कर लेंगे। इसमें स्कूल कॉलेज की स्वच्छता पर सॉरी डिस्टर्ब।
डिस्टर्बेंस के लिए मैम पीपीटी नहीं दिख रही है। एक बच्चे ने बीच में अपना शेयर कर दिया था, उस वजह से डिस्टर्ब हो गया है, मैंने उसको रिमूव कर दिया। पीपीटी तो दिख रहा है, पीपीटी शो कर रहा है। नहीं कर रहा है मैम। नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है मैम पूरा क्लीन दिख रहा है। नहीं कर रहा है मैम। नहीं कर रहा है मैम। पीपीटी शो कर रहा है मैम। कर रहा है, मुझे तो दिख रहा है कि हाँ पीपीटी शो हो रहा है, हो रहा है। नहीं हो रहा है आप लोग का सिस्टम हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। हो ही नहीं रहा मैम। चेक आप सभी शांत रहिए, म्यूट करिए अपना माइक। मैम आप कंटिन्यू करिए। आप कब खत्म हो रहा है क्लास? आपका ऐसा कोई ये नहीं है जिनको नहीं शो रहा है, यू चेक योर सिस्टम, क्योंकि हमारे सिस्टम में पीपीटी शो हो रहा है और कुछ बच्चे भी बोल रहे हैं कि दिख रहा है। आई एम शेयरिंग सम ब्यूटीफुल डायग्राम्स। लेट मी ट्राई। एक बार हम स्टॉप करके फिर से ट्राई करते हैं, अगर आपको नहीं जा रहा है, लेकिन दिख रहा है। Can you see the PPT now? Yes ma'am. यस मैम। यस मैम। Yes ma'am, आप शो कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 की इसमें जो है आपको पहले भी बताया कि काफी जोर दिया गया है कि स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं जो है स्वच्छता का वैल्यू को सीखे और इसमें जो है वो अच्छा वो काम करे समाज में। स्वच्छता का अवेयरनेस का डायग्राम है और IIT खड़गपुर को भी इसके लिए अवार्ड मिला है साफ सफाई के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स टीचर्स सब जो है वो बाइसाइकिल पे राइड कर रहे हैं, वो 2 व्हीलर मोटरसाइकिल या स्कूटी नहीं चला रहे हैं जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित हो। आप देख सकते हैं कि लड़के भी हैं, टीचर हैं, छात्रा भी हैं, लड़कियां भी हैं, सब लोग जो है कैंपस में। आप किसी भी IIT में आप चले जाएंगे तो वहाँ जो है आप पाएंगे कि लड़के जो छात्र छात्राएं एवं टीचर्स भी है वो बाइसाइकिल ही चलाते हैं, मोटरसाइकिल पेट्रोलियम वाला साइकिल नहीं चलाते हैं। अगर 1-2 लड़के रखते हैं तो बाकी लोग जो है उनको हूट करता है। तो कैंपस में भी लोग या तो पैदल चलते हैं या साइकिल पे चलते हैं। तो लेट अस फिनिश टुडे। यदि स्वच्छता मेरी आदत बन जाए तो बात बन जाए, भारत स्वच्छ हो जाए। तो इसी मैसेज के साथ हम खत्म करना चाहेंगे आज का क्लास। गांधी जी का स्टेटमेंट है स्वच्छता ही सेवा है। तो हम बात करेंगे एक तरह से फिर से कि बाहरी सफाई और अपने आत्मा की सफाई, शरीर की सफाई, आत्मा की सफाई, बॉडीली क्लीनलीनेस, फिजिकल क्लीनलीनेस, मॉरल क्लीनलीनेस। और हम अपने कार्य क्षेत्र में जब काम करते हैं वहाँ भी हमारा मॉरल हाई हो, क्लीन हो। ये सारी बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्वच्छता को एक आदत बनाने की आवश्यकता है। तो यदि स्वच्छता मेरी आदत बन जाए तो बात बन जाए, भारत स्वच्छ हो जाए। तो विद दिस मैसेज आई वुड लाइक टू कंक्लूड। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आप सभी में किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो इस क्लास के से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि किसी के पास क्वेश्चन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपकी हर क्लास बहुत ही बेहतरीन होती है। जैसा कि आप थ्योरी से ज़्यादा हमेशा इम्प्लीमेंटेशन पे जोड़ देती हैं, वो सबसे बेहतर चीज़ मुझे भी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको इस क्लास से आपसे सीखने की आवश्यकता है और हम ज़रूर कोशिश करेंगे इसे अमल में लाने की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। Thank you Lakshmi. So this is the Thank you, ma'am. last. This is my last class. So once again I wish you all the very best. So आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छी बातों को लाएं। तो AECC के जितने टॉपिक्स हैं ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिकल है, सभी को सीखना है। ये इसीलिए है एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स इसका नाम दिया गया है। तो हर आदमी में ये एबिलिटी आनी चाहिए
तो आप सब इसको पर अमल करें। एक बार फिर हम आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई में भी आगे बढ़ें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। खोल लेंगे सिस्टम। आप सभी लोग जो अभी जुड़े हुए हैं, अगर किसी ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो मैंने मैसेज बॉक्स में रजिस्ट्रेशन का लिंक डाल दिया है, आप वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नीचे ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, आप वहां से ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।